सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात करेंगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था की और भारतीय राज्य व्यवस्था का ये 23वां भाग है। हमारा आज का टॉपिक है संघीय कार्यपालिका पार्ट 3 और बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। और राष्ट्रपतियों की शक्तियों का ये पार्ट 2 है या राष्ट्रपति पूरी सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है जिसमें राष्ट्रपति के बारे में सारी सब कुछ चीज़ें फाइनली पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो इससे पहले तक हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों की, राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियों के बारे में चर्चा की थी। आज बात करेंगे हम क्षमादान की शक्ति या पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, यानी कि जो राष्ट्रपति के पास किन किन चीज़ों पर क्षमादान करने की शक्ति होती है। देखिए, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया दिए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा यानी कि पॉर्डन, प्रविलंबन यानी कि रिप्रिजर्व, विराम यानी कि रेस्पाइट या परिहार यानी कि रिमिशन करने या दंडादेश के निलंबन यानी सस्पेंशन, परिहार यानी रिमिट या लघुकरण यानी कमिट करने की शक्ति प्रदान करती है। तो ये बहुत सारी अलग अलग शक्तियां हैं, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी के दंड को क्षमा कर दे। प्रविलंबन का मतलब होता है किसी भी दंड को चेंज कर दे उसमें। विराम का मतलब होता है उसको वहीं समाप्त कर दे। परिहार का मतलब ये होता है उसमें कुछ और चेंजेस कर दे। निलंबन का मतलब ये होता है कि उसका जो दंड दिया गया है उसको सस्पेंड कर दे कि बोले ठीक है, जितना दंड दे दिया गया उतना ठीक है, या उसको स्वरूप चेंज कर दे, उसको कम कर दे। तो ये बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। चलिए देखते हैं हम इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले लघुकरण का मतलब क्या है। लघुकरण का मतलब ये होता है एक के बदले दूसरा, अर्थात बड़े दंड को कम करना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना। परिहार का अर्थ होता है दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना, जैसे 1 वर्ष का दंड दिया है उसको घटाकर 6 माह कर देना। विराम का मतलब होता है किसी विशेष कारणों से दंड को कम देना, जैसे किसी गर्भवती स्त्री के मृत्यु दंडादेश को साधारण कारावास में बदल देना। इसके अंतर्गत दंड को कम भी किया जा सकता है और उसकी प्रकृति में चेंज भी किया जा सकता है। प्रविलंब या रिप्रेसिव का मतलब होता है मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन करना, जबकि दोष सिद्ध व्यक्ति क्षमादान के लिए दंडादेश के लघुकरण के लिए राष्ट्रपति को आवेदन करता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में क्षमादान करने की शक्तियां प्राप्त होती हैं। पहले, यदि दंड अथवा दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया हो। दूसरा, दंड अथवा दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध है जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका को शक्ति का विस्तार है। मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी कोई कानून है और उस कानून के विरुद्ध अपराध किया गया है, उस कानून के तहत कोई काम करना वर्जित था और किसी ने वो काम किया है, और वो जो कानून है संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। तो ऐसे दंड पर उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, मतलब मृत्यु से संबंधित कोई भी मामला हो, चाहे वो किसी भी विधि के अंतर्गत, चाहे राज्य विधि के अंतर्गत, चाहे वो केंद्र की विधि के अंतर्गत दिया गया हो। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग भी मंत्री परिषद की परामर्श से करता है, यानी ये भी उसकी मर्जी से वो नहीं करता। क्षमादान एक अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब होता है मेरी मर्जी हुई तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, जिसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं कह सकता कोई कि साहब ये क्षमादान प्राप्त करना मेरा अधिकार है। क्षमादान एक अनुग्रह है जो राष्ट्रपति चाहे तो दे या ना दे। क्षमादान केवल दंड को ही समाप्त नहीं करता बल्कि दंडित व्यक्ति को उस स्थिति में ला सकता है जैसे कि उसने अपराध किया ही नहीं हो, अर्थात निर्दोष भी कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी को निर्दोष बना सकता है। क्षमादान का प्रयोग परीक्षण के पूर्व, उसके दौरान या उसके पश्चात सभी स्थितियों में दिया जा सकता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को भी किसी दोष सिद्ध व्यक्ति के अपराध को क्षमा करने, प्रलंबन करना,
विराम करना, परिहार करने की शक्ति प्राप्त है। किंतु राष्ट्रपति राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां में जो अंतर है वो ये है कि राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, वहीं राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी किसी को अगर फांसी दी गई है तो केवल राष्ट्रपति ही उसको क्षमा दे सकता है। राष्ट्रपति को सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल के दंडावेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। अन्य मामलों में मृत्युदंड के प्रविलंबन, परिहार या लघुकरण के मामले में राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति के समान ही है और इस शक्ति का भी प्रयोग अन्य शक्तियों के समान मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है। तो यानी राज्यपाल भी अगर कोई शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो वो संबंधित राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। अब देखते हैं आपातकालीन संबंधी। देखिए, संविधान में 3 प्रकार की परिस्थितियों में आपात की उद्घोषणा का उपबंध किया गया है, यानी आपात लागू करने के बारे में व्यवस्था की गई है। पहली की गई है अनुच्छेद 352। इसमें कहा गया है कि युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, अगर इससे उत्पन्न होता है तो ऐसे समय पर राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है। ये व्यवस्था है राष्ट्रीय आपात की। दूसरी है कि राज्यों के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यानी कि संविधान के अंदर जो राज्यों में व्यवस्था जिस प्रकार से चलनी चाहिए उस प्रकार से नहीं चल रही है, तो जो आपातकाल उत्पन्न होता है जिसे अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, एक ये आपातकाल, और तीसरा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में उत्पन्न हो गया हो। देखिए, यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि भारत की या उसके किसी भाग की सुरक्षा को बाह्य, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह से गंभीर संकट है तो वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 3 चीजें, युद्ध की कंडीशन में, बाह्य आक्रमण की कंडीशन में या सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन में। यदि राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य से उसे समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की वह घोषणा कर सकता है। उसके अलावा यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि भारत के वित्तीय स्थायित्व को खतरा हो गया है तो वह वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 की घोषणा कर सकता है। अभी तक जो वित्तीय आपातकाल है एक बार भी नहीं लगा। राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लगाया गया है और जो राष्ट्रपति शासन है वो तो कई बार लगाया गया है। सबसे ज़्यादा जो मिसयूज हुआ है वो उसी का हुआ है, राष्ट्रपति शासन का। अब इसके बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जहां ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में है, यानी कि कोई उद्घोषणा कर दी गई है, कोई आपातकाल लगा दिया गया है, तो संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए वह किसी न्यायालय के प्रचालन के अधिकार को निलंबित कर सकता है। यानी कि संविधान का भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार प्राप्त देता है, तो ये राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं कि वो उन अधिकारों को लागू करवाने के लिए किसी न्यायालय के द्वारा जो अधिकार दिया जाता है उसको वो समाप्त कर सकता है, निलंबित कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है उसमें अनुच्छेद 19 जो होता है, जिसमें 6 प्रकार की अलग अलग स्वतंत्रता है, भाषण की स्वतंत्रता है, आने जाने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, इस प्रकार की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो निलंबित अपने आप हो जाती हैं। केंद्र सरकार राज्यों को इस समय यह निर्देशित दे सकती है कि वे अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करें, और इस समय संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये जो आपातकाल होते हैं उसके इफेक्ट्स होते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। अब प्रकीर्णन शक्ति की बात करेंगे और क्या क्या शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, इसलिए उसे संविधान और संसद के नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करना होता है। तो राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां इस प्रकार हैं। तो एक है नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 309 के परंतक के अनुसार राष्ट्रपति को केंद्र सरकार के अधीन लोक सेवाओं और पदों की भर्ती, नियुक्ति, व्यक्ति की सेवा शर्तों आदि के लिए नियम बनाने की शक्ति है। यानी कि वो लोक सेवाओं के लिए नियम बना सकता है, पदों की भर्ती के लिए नियम बना सकता है, जो व्यक्ति नियुक्त होते हैं उनकी सेवा शर्तों के लिए नियम बना सकता है। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के आदेशों को प्रवर्त करने के लिए कि किस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है उसके आदेशों को लागू किया जाए उसके लिए नियम बना सकता है।
राष्ट्रपति नियम बनाकर यह निर्देश दे सकता है कि कौन से मामलों में भारत सरकार को संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा, तो वो इसकी दे सकता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के बारे में राज्यपाल को अनुदेश यानी कि राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि आप अध्यादेश जारी करें। राष्ट्रपति कुछ आयोग जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजातीय आयोग, अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति करता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो होता है राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है, तो राष्ट्रपति को इन क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की शक्ति है। ये राज्य कौन कौन से? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इनके बारे में। राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण, उनको सुधार करने के उपाय के बारे में रिपोर्ट देने के लिए आयोग को नियुक्त करने की शक्ति है। ये अनुच्छेद 339 और 342 में कहा गया है। राष्ट्रपति ऐसी जातियों, मूलवंश या जनजातियों को विनिर्दिष्ट कर सकता है जिन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समझा जाए, यानी कि राष्ट्रपति तय करेगा कौन सी जाति अनुसूचित जाति है, कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति नहीं है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सबसे इम्पोर्टेंट शक्तियाँ, क्योंकि राष्ट्रपति की विवेकाधीन होती है। मतलब ये वो शक्तियाँ हैं, केवल यही वो शक्तियाँ हैं जिनको राष्ट्रपति खुद की मर्जी से प्रयोग में कर सकता है। बाकी सारी जो शक्तियाँ जितनी भी हमने पढ़ी हैं उन सब शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को जो है मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना पड़ता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रपति को समय समय पर मिलकर राज्य के मामलों, भावी विधेयकों के बारे में सूचना देगा। इस तरह अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति का अधिकार रखता है और यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री पर एक संवैधानिक उत्तरदायित्व रखता है कि यह अधिकार राष्ट्रपति को कभी भी प्रयोग में ला सकता है। इसके माध्यम से वह मंत्रिपरिषद को विधेयकों के निर्णय के परिणामों की चेतावनी दे सकता है। मतलब एक तो अधिकार उसे ये हो गया कि वो पूछ सकता है, भैया क्या चल रहा मुझे तो बता दो यार, ऐसा वो पूछ सकता है। तो ये एक उसके पास है। दूसरा, जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत नहीं पा सके तब वह अपने विवेकानुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। एक अधिकार तब है, यानी कि मालूम पड़ा कि अगर चुनाव हुए और चुनाव के बाद ऐसा कोई भी दल नहीं है जिसको स्पष्ट बहुमत मिलता है, तो वो जिस व्यक्ति को चाहे प्रधानमंत्री बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो सबसे बड़े दल के नेता को ही चुनेगा, लेकिन ये परंपरा है। मतलब ये ऐसा नियम बनाया, अलिखित नियम बनाया गया है, ये परंपरा के रूप में है, ये चलता आ रहा है कि जो सबसे बड़े दल के नेता को ही सबसे पहले बुलाया जाएगा। बाकी ऐसा नियम नहीं है। वो छोटे दल के नेता को भी बुला सकता है यदि उसे लगता है कि ये सरकार बना सकता है। दूसरा, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो का जो प्रयोग राष्ट्रपति करता है वो भी उसकी विवेकीय शक्ति होती है। वो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा नहीं करता। फिर अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद के में सम्मिलित उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी निर्णय पर जो कि एक मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से लिया है सम्मिलित रूप से विचार करने को कह सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जैसे किसी मंत्री ने कोई व्यक्तिगत निर्णय ले लिया, उसको लागू करना चाहता है, तो राष्ट्रपति कह सकता है कि इस पर आप पहले पूरा मंत्रिमंडल विचार करें, उसके बाद हम इसको देखेंगे। लोकसभा के विघटन के बारे में, यदि मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त नहीं है तो लोकसभा का विघटन उसकी विवेक की शक्ति के दायरे में आ जाता है। वैसे तो लोकसभा का विघटन जो होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को करना होता है, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद को ही सदन में बहुमत प्राप्त नहीं है तो फिर लोकसभा का गठन चाहे तो वो करे या ना करे, ये राष्ट्रपति की विवेक की शक्ति बन गया है। कार्यवाहक सरकार के पास लोकसभा का बहुमत नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन बनती है जब कार्यवाहक सरकार बनानी पड़ती है, तो इस प्रकार सरकार मात्र कुछ सामान्य निर्णय ले सकती है और ना कि महत्वपूर्ण निर्णय। तो यह राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि निर्णय की प्रकृति क्या है, कि कोई निर्णय साधारण निर्णय है या महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके अलावा राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां या विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं, कुछ छूट मिली होती है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को निम्न उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त हैं।
पहली तो ये कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यानी उन्होंने अपने कार्य को करने के लिए, जिसे वो राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति के कार्य को करने के लिए, उनके पर्सनल कार्य की बात नहीं चल रही, राष्ट्रपति या राज्यपाल ने अपने खुद के पद के कर्तव्यों के लिए, उनके पद के कामों को करने के लिए जो भी काम किए हैं उनके लिए उसे न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता है कि साहब आपने ये क्यों किया। फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई भी दंडात्मक कार्यवाही न प्रारंभ की जा सकती है और ना ही उसे चालू रखा जा सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। कोई न्यायालय उनके पद पर रहते हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं करवा सकता। फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा पद ग्रहण के पूर्व या पश्चात अपने व्यक्तिगत हैसियत से किए गए किसी कार्य के लिए उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में सिविल कार्यवाही तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक कि उसकी सूचना उसे 2 माह पूर्व ना दे दी गई हो। मालूम पड़ा राष्ट्रपति ने कोई पद ग्रहण करने से पहले कोई जुर्म किया था, कोई कानून तोड़ा था, तो वो उसने एज ए इंडिविजुअल किया था, तो उस अपराध के लिए न्यायालय में सिविल कार्यवाही शुरू करने से पहले उसे उस कार्यवाही शुरू करने की सूचना 2 माह पूर्व दे दी गई हो, उसके बाद ही उसे प्रारंभ किया जाएगा, अन्यथा उसे प्रारंभ नहीं किया जाएगा। और अब ये सूची है हमारे जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, जिसे सबसे पहले नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहे, और यही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने 2 बार इस पद को धारण किया, और भारत के पहले राष्ट्रपति भी ये थे। लोकसभा के ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक 5 साल रहे। प्रथम उपराष्ट्रपति थे भारत के, और ये दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब 13 मई 1967 से 13 मई 1969 तक ये रहे, 2 साल तक ये रहे। इनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति ये थे। बीवी गिरी की बात करें, 13 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, क्योंकि जाकिर हुसैन साहब थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक जो थे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और द्वितीय कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, क्योंकि बीबी गिरी साहब जो थे जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे उससे पहले ये उपराष्ट्रपति थे। और ये जब इनकी जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, लेकिन बीबी गिरी साहब को चुनाव लड़ना था राष्ट्रपति का, इसलिए वो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद क्योंकि उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद भी छोड़ा और राष्ट्रपति का पद भी छोड़ा, तो दोनों पद खाली होने के कारण जो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह साहब थे वो राष्ट्रपति बने थे। बीबी गिरी साहब जो ये थे, ये चुनाव लड़ने के बाद जीत गए, और जीतने के बाद ये राष्ट्रपति बने 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। इनके समय में जो थी वो दूसरी चक्र की गणना की गई थी। फखरुद्दीन अहमद अली 24 अगस्त 1974 से 11 जुलाई 1977 तक, इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई। तो जो दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति रहे वो दोनों की मृत्यु कार्यकाल के समय में ही हो गई थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा बी डी जत्ती साहब जो 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1970 तक रहे, ये भी एक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद साहब की मृत्यु हो गई थी। नीला संजीव रेड्डी जो थे 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहे, और ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ज्ञानी जेल सिंह साहब जो थे 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहे, और इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। आर वेंकटरमण साहब 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1997 तक ये राष्ट्रपति रहे, और 4 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया था, क्योंकि उस समय माफ़ कीजिएगा सर्वाधिक आयु में ये राष्ट्रपति बने थे आर वेंकटरमण साहब। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 के बीच में ये रहे, और 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया, क्योंकि उस समय सरकारें बहुत बदली थी। अब डॉक्टर आर नारायणन की बात करें तो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक ये राष्ट्रपति रहे, और भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करें तो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे और वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात करें तो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक ये राष्ट्रपति रही, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही राष्ट्रपति।
और प्रणब मुखर्जी की बात करें तो 25 जुलाई 2012 से ये अब तक भारत के राष्ट्रपति हैं। और अब जो हैं इस बार जुलाई में चुनाव होने जा रहे हैं। अब देखते हैं कौन राष्ट्रपति बनता है। तो ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।